नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर फोकस करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। याद रखें, टोटल करीब 530 सीटें हैं, उसमें से करीब 130 से 140 सीटों के आंकड़े अभी तक आए हैं और अब तक के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की शायद जीत हो सकती है। केवल 130 सीटों के आंकड़े आए हैं तो शायद फाइनल कंक्लूड करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अभी लीड में है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। और इसी के साथ अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स की बात करें तो आज सुबह तेजी से यहां पर कारोबार दिख रहा है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो शानदार तेजी, करीब 80 अंकों की तेजी S&P 500 फ्यूचर्स में दिखी। डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी 250 से 300 अंकों की तेजी दिखी है और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी करीब आधे % की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। इसी के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहां पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी। डाउ जोन्स 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। S&P 500 और नैस्डैक यहाँ पर भी 1 से 2.5% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। शायद 1-2 दिन लग सकते हैं पूरा आउटकम निकल कर आने में, लेकिन इनिशियल साइंस देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो सकती है, ऐसा निकल कर आया है। एशियाई बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर फोकस करेंगे। 50 अंकों की गिरावट के साथ 24,250 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। याद रखें, पिछले कुछ दिनों में कमजोरी दिखी है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर एक बार थोड़ा सा उछाल दिखा था। दूसरे एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ से मिले जुले संकेत निकल कर आ रहे हैं। जापानीज मार्केट यानी निके में करीब 1.5% की तेजी आज सुबह निकल कर आई है। 500 अंकों की तेजी के साथ जापानीज मार्केट तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कोरियन मार्केट सपाट है, लेकिन चाइनीज और हांगकांग बाजारों की बात करें तो CSI 300 यानी चाइना मार्केट इंडेक्स 0.2% की तेजी के साथ कारोबार, लेकिन हैंगसेंग इंडेक्स में आज सुबह गिरावट दिखी है। तो एशियाई बाजारों का काफी मिला जुला कारोबार आज सुबह निकल कर आया है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शंस के अलावा याद रखें, फेडरल रिजर्व की बैठक आज से शुरू होगी, जिसका आउटकम कल रात को निकल कर आएगा। भारतीय बाजार शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में इस पर रिएक्ट करेंगे। सितंबर के महीने में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनाउंस किया था और उम्मीद है कि इस हफ्ते भी 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की अनाउंसमेंट की जा सकती है। याद रखें, अनाउंसमेंट तो होगी ही, लेकिन इसी के साथ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और ग्रोथ आउटलुक, इस पर क्या कमेंट्री निकल कर आती है, उस पर अमेरिका की ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी दिखी। कैक और डैक्स आधे % की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए। वही फुटसी में थोड़ी सी गिरावट दिखी। सोने चांदी और कच्चे तेल पर भी फोकस कर लेते हैं। सोने की बात करें तो थोड़ी सी कमजोरी, $2,740 पर आउंस के आसपास सोना, लेकिन फिर भी याद रखें ईयर टू डेट बेसिस पर शानदार तेजी सोने में दिखी है और वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। वही कच्चे तेल की बात करें तो $75 के पार। ओपेक प्लस की कुछ कॉमेंट्री आई थी, उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखी, लेकिन कल भी ब्रेंट क्रूड $75 के पास था और आज भी उसी लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। FIIs और DIIs के एक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। कल FIIs ने फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 2,600 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। याद रखें, सोमवार की बात करें तो 4,300 करोड़ की बिकवाली थी, तो कल वो पेस थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बावजूद 2,600 करोड़ की बिकवाली। वहीं DIIs ने 3,100 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 800 करोड़ की खरीदारी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 40,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,800 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 800 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो ये थे FIIs और DIIs के आंकड़े
कल के ट्रेडिंग सेशन में दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी तेजी भी दिखी थी, लेकिन आज के लिए आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, अमेरिकी बाजारों से जो क्यूज निकल कर आ रहे हैं, अभी तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन शायद पूरा आउटकम आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। आज के लिए भारतीय बाजारों पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? हमेशा एक लंबी प्रोसेस है यूएस इलेक्शन की, लेकिन जो रुझान जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में रुझान आना शुरू हो रहे हैं, उस रुझान से तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही निकल सकते हैं आगे, क्योंकि मार्जिन सब काफी बड़ा चल रहा है। तो शुरुआती वोट आ रहे हैं, जो शुरुआती गिनती चल रही है उसकी बेसिस पर, क्योंकि उसमें 53% और 45% है, तो देयर इज अ ह्यूज गैप। अब 7% का गैप चल रहा है अभी तक का। और इलेक्टोरल कॉलेज में भी जो मेरे पास अपडेट है लाइव, उसमें करीब 90 सीटों पे अभी तक आगे है। खैर ये प्रोसेस चलेगा लंबा थोड़ा, लेकिन हाँ, मार्केट टिल्टेड टुवार्ड्स थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप है, और इलेक्शन का मैंडेट भी टिल्टेड टुवार्ड्स अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही चल रहा है। तो ये तो एक अलग बात है जो मार्केट के अंदर ग्लोबल फैक्टर्स को और इमीडिएट जो ट्रिगर है मार्केट का उसको फुलफिल कर देगा। बट कल मार्केट के अंदर जो हुआ वो कल काफी अच्छा था। कल सेकंड हाफ का सेशन काफी बेहतर था। आशीषा, कल आप मौका शो में भी थी, हमने भी एक बात आपके सामने रखी थी कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास खाना है, अनाज है, एडिबल ऑयल है, सब कुछ है, बस आपका गैस नहीं जला हुआ, और थोड़ा सा बस आपको गैस जलाना तो आपका खाना बन जाएगा। वो गैस जलाना एक्चुअली इंडिया विक्स था। कल आप देखेंगे इंडिया विक्स करीब 3% टूटा। कल ये करीब 4% तक ऊपर हो गया था वापस से, लेकिन कल 3% टूटा। तो एक्चुअली में इंडिया विक्स में जो फॉल आया वो 17 से टूटने के बाद, 17 प्लस से टूटने के बाद 16 प्लस हो गया। तो ये अच्छा साइन था। अभी हमने बहुत बड़ा मेजर फॉल इंडिया विक्स में नहीं देखा, स्टिल फियर इन द मार्केट है अभी भी, बट मार्केट को एक रिलीफ मिला, और रिलीफ में फटाफट से सबसे पहले काम किया हुआ शॉर्ट्स की कवरिंग हुई। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स चेक करेंगे ना, तो उसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, और निफ्टी ने हालांकि बिना ओपन इंटरेस्ट के कल लेवल्स को अचीव कर लिया। यानी कि जो अचीव किया वो लोग जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था सिस्टम में, उनकी तरफ से हुआ था कवरिंग। कल लोग खरीद नहीं रहे थे, कल लोग सिर्फ कवरिंग को एंजॉय कर रहे थे कि देखते हैं कितनी कवरिंग होती है। ये निफ्टी के अंदर भी हुई है और बैंक निफ्टी के अंदर भी हुई है, दोनों के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा ही हुई है, वजह उसकी फिन निफ्टी की डेरिवेटिव एक्सपायरी थी मंगलवार था कल, तो उसकी एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट आया, क्योंकि जब मैंने ऑप्शंस का डाटा सारा चेक किया तो मेजोरिटी ऑफ द ऑप्शंस डाटा फिन निफ्टी के अंदर भी ट्रांसफर हुआ था। तो इसका मतलब कल फिन निफ्टी का भी काफी बड़ा योगदान था बैंक निफ्टी को ऊपर रखने में, क्योंकि वो भी सॉर्ट ऑफ सेम नेचर के ही स्टॉक्स रखते हैं। अब आते हैं कि लेवल्स के हिसाब से क्या ठीक हुआ कल। देखिए कल 24,000 आया, 24,200 भी आया, और उसके ऊपर हमने क्लोज भी किया, और हमने ये 23,800 से टेस्ट करने के बाद आए हैं। एथिकली देखा जाए तो हम लो से 400 पॉइंट ऊपर आए हैं, और बिना ओपन इंटरेस्ट के आए हैं। तो मार्केट के पास फ्यूल अभी भी काफी ज्यादा है, सीरीज लाइट है, 4,40,000 शेयर खड़े हैं, ये 5 लाख तक चले जाने चाहिए। यानी कि करीब करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी जोड़ने की जगह है बैंक निफ्टी के पास। तो निफ्टी चाहे तो जोड़ सकता है, और जब जोड़ेगा 60,000 कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट में 500 से 700 पॉइंट निफ्टी चला सकते हैं। तो आपको पहले तो ग्लोबल मार्केट का सेटअप ठीक चाहिए, और एफआईएस की होल्डिंग भी कल 3% से मार्केट के अंदर बढ़ी है, ये 23 से 26% हुई है, तो इट्स अ गुड साइन। अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है वापस से वही 24,000, 24,200, आपका टारगेट बनेगा 24,400, 500 की रेंज का फिलहाल के लिए। बैंक निफ्टी पे आते हैं, कवरिंग बहुत जोरदार हुई है, और कवरिंग अभी हो सकती है, क्योंकि पीसीआर अभी बहुत बड़ा हुआ नहीं है, 1.04 पे है। तो आप चाहें तो थोड़ा और ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर कैरी फॉरवर्ड जाएगा, ये 53,000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। इससे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 52,000, 52,200, जिससे हम बंद हुए हैं, और पहला टारगेट 52,500 का, फिर 53,000 तक का टारगेट है। आप चाहें तो यहाँ पे मार्केट्स को देख सकते हैं। कुल मिला के जब भी आप ट्रेड करें, अभी भी आप ट्रेड करें, तो मैं एक चीज की रिक्वेस्ट आपको से करूंगा कि लैब ट्रेड ही करें, बड़ी बड़ी पोजीशंस अभी ना लें, जब तक 24,800 फाइनली आपको ना दिखे और 52,800 फाइनली आपको स्क्रीन पर ना दिखे, तब तक बड़ी पोजीशन से थोड़ा बचना चाहिए। बट हाँ, एक्सपेरिमेंट और ट्रेड जरूर करने चाहिए। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, और कल भी हम डिम्पी बता रहे थे कि छोटे छोटे ट्रेड्स करने चाहिए, लेकिन अमेरिकी बाज़ारों में इलेक्शन के आउटकम आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या डिम्पी भारतीय बाज़ारों में दिखेगा? क्या वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, या ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर नहीं दिखेगा? देखिए अभी तक तो ये डिस्काउंटेड ही चल रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन वो भी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, और हम उस जगह पर आके खड़े हैं जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग भी हमारे हाथ में नहीं है। तो दो चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है, फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड होल्डिंग एफआईएस का नंबर। तो दोनों चीजें बढ़ने की आशंका है अगर दोनों मार्केट के अकॉर्डिंग आते हैं तो, और वो डिस्काउंटेड नहीं है, तो इसलिए बाजार अभी इसको प्ले करेगा, अब इसको साथ खेलेगा,
और खेलने पर इसका पॉजिटिव रिटर्न के तौर पर देगा। ये दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना और प्लस एफआईज का वापस आना। खाली अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के और एफआईज वापस नहीं आते इंडिया के अंदर, तब भी ये सिर्फ लैकलस्टर ट्रेड यानी कि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बन के खत्म हो जाएगा। ये इवेंट लेस हो जाएगा। तो उसमें दोनों का कॉम्बो चाहिए। फर्स्ट एफआईज की होल्डिंग बड़ी होनी चाहिए, सेकंड डोनाल्ड ट्रंप का जीतना होना चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाता है तो ट्रस्ट में आप वापस से नए हाई के काफी करीब पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तो ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल ने अपने पिक्स हम तक भेजे हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। 2070 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। और इसी के साथ अशोक लेलैंड यहाँ पर भी खरीदारी की राय दी है। 230 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। माफ कीजिएगा, पहला स्टॉक आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस है जहाँ पर 2070 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और अशोक लेलैंड पर भी खरीदारी की राय। फोकस में रहेंगे। शरद, कल मार्केट आवर्स के बाद कई सारी निफ्टी कंपनियों के भी नतीजे आए, सबसे पहले उससे शुरुआत। जी बिल्कुल, दो अहम निफ्टी कंपनीज आए हैं, टाइटन और डीआरएल। दोनों के नतीजे पे फोकस करते हैं। टाइटन की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिली है। स्पेशली अगर आप ज्वेलरी बिजनेस की बात करें, वहाँ पे मार्जिन्स में गिरावट आया है और कंपनी ने अपनी डाउनग्रेड भी कर दी है अपनी गाइडेंस। आपके ज्वेलरी सेगमेंट में कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन आया था, लगभग 300 करोड़ का इम्पैक्ट आया था। आप देख सकते हैं मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट्स ईयर बेसिस पे जो है गिरावट आया है। अब ये कंपटीशन कहाँ से आ रहा है? बड़े सॉलिटेयर से आ रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड से आ रहा है? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे सबको सोच पे मजबूर किया गया है। तो टाइटन के वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। वही डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, क्योंकि रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स आया है, एबिडा इनलाइन है, लेकिन पैट देखे तो ज़्यादा टैक्स रेट के कारण जो है एक स्लाइट मिस ज़रूर आई है। यूएस सेल्स डिक्लाइन की है 3% सिक्वेंशली, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही डोमेस्टिक और यूएस मार्केट्स में अच्छी परफॉर्मेंस की है। कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आई है। तो लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए रहेगा। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही है कॉन कॉल में, एक्विजिशन जो नैकोटेनल की हुई है वहाँ से हर क्वार्टर जो है 350 करोड़ की एक एडिशन सेल्स में आने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री जो है मैनेजमेंट ने कल शाम को अपने कॉन कॉल में कहा। मणप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। प्रॉफिट में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई है। हालांकि देखा जाए तो थोड़ी सी एनपीएस जो है यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे थोड़े से एनपीएस बढ़े ज़रूर हैं। बर्जर पेंट्स की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है और कंजम्पशन में हम देख भी रहे हैं कि प्ले आउट हो रहा है। मार्जिन्स में भी 150 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट। जेके टावर में भी देखे, जेके टायर माफ़ करिएगा, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 44% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स में भी भारी दबाव आया है। तो जेके टायर के भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बात करें तो दोनों ही सेगमेंट में, गेल के ले लीजिए या ऑयल इंडिया के ले लीजिए, दोनों के ही वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। गेल के जो मिस आई थी, अर्निंग्स मिस हुई थी, इसलिए ख़राब हुई क्योंकि मार्केटिंग और ट्रांसमिशन सेगमेंट में ख़राब परफॉर्मेंस आया। वही ऑयल इंडिया की बात करें तो प्रोडक्शन कम हुई है और सेल्स ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी जो है आप कह सकते हैं कम देखने मिली है, और एक बड़ी सी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट की राइट ऑफ भी आई है। तो उसके कारण कमज़ोर नतीजे ऑयल इंडिया के देखने मिले हैं। पीबी फिनटेक की बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है, और उनके जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम के आंकड़े की बात करें तो लगभग 57% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। आखिर में जो है बात करेंगे रेमंड लाइफस्टाइल के, यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं ओवरऑल, और चारों ही पैरामीटर्स में देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है भारी गिरावट देखने मिली है। तो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेसिफिक जो न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं स्पेशली अर्निंग्स को लेके वो बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, और कुछ सेगमेंट्स में जैसे कि फार्मा हुआ या इंश्योरेंस हुआ, यहाँ पे थोड़ी ग्रीन शूट्स देखने मिल रही है। बट ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है कल शाम को जो है हमने देखने मिली। मिड कैप ले लीजिए, लार्ज कैप ले लीजिए या स्मॉल कैप ले लीजिए, बिल्कुल कमज़ोर नतीजे दिखाई दिए हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी कमज़ोर नतीजे, और टाइटन ने भी अपनी गाइडेंस घटाई है। लेकिन इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स कौन से होंगे? और आईपीओ का सीज़न है, कई बड़े आईपीओज भी खुलेंगे आज, उसके बारे में भी डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 2.5% स्टेक की बिकवाली करेंगे ओएफएस के जरिए। अब ये फ्लोर प्राइस 505 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 10% डिस्काउंट पे। और याद रखिए जो रिटेल निवेशक के लिए ओएफएस खुलेगा आज नहीं, आज जो है नॉन रिटेल के लिए वो खुलेगा कल, यानी कि 7 नवंबर।
आरवीएनएल भी फोकस में रहेगा। इनका एक जेवी है आरवीएनएल, एचएफसीएल और एरियल टेलीकॉम सॉल्यूशन से, जहां पे इनको L1 बिडर घोषित किया गया है बीएसएनएल के भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट का पूरा साइज जो है 5,000 करोड़ के ऊपर है। डॉक्टर रेड्डीज लैब भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आई है कि 600 करोड़ रुपए वो इन्फ्यूज़ करेंगे रशियन आर्म में। और आखिर में खबरों वाले शेयर्स में मैक्स हेल्थ केयर पर भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे वो 303 बेड का हॉस्पिटल द्वारका में ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस किया कि वो कंट्रोलिंग स्टेक जेपी हेल्थ केयर में ले रहे हैं, और इस तरफ से वो नोएडा के मार्केट में जो है आने वाले हैं। ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स पे, लेकिन आज आईपीओ एक्शन है जहाँ पे दो अहम कंपनीज जो है नज़र में रहेंगे। सबसे पहला है स्विगी। ऑफकोर्स जोमेटो भी फोकस में रहेगा क्योंकि स्विगी की आज आईपीओ खुल रही है। 5,000 करोड़ के ऊपर से ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, जैसे कि फिडेलिटी और ब्लैक रॉक। प्राइस बैंड की बात करें 371 टू 390 रुपीज़ का है, और ये आईपीओ जो है लगभग 11,300 करोड़ के ऊपर रेस करने वाली है। याद रखिए इस साल का ये दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है हुंडई के बाद। फ्रेश इशू रहेगा ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ का, और ओएफएस रहेगा ऑलमोस्ट 6,800 करोड़ का। इसके अलावा एक्मे सोलर भी नज़र में रखिएगा। इनका भी आईपीओ आज खुल रहा है। लगभग 1,300 करोड़ इन्होंने एंकर्स के जरिए उठाए हैं। आप बड़े आंकड़े हुए बात करें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी आते हैं। प्राइस बैंड 275 टू 281 है। आईपीओ लगभग 2,900 करोड़ का है, उसमें फ्रेश इशू 2,395 का है, और बाकी का ओएफएस 505 करोड़ का है। तो ये अहम आईपीओज है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो प्राइमरी मार्केट में भरपूर एक्शन दिखेगा। स्विगी का बड़ा आईपीओ और इसी के साथ कई और खबरों वाले शेयर्स भी आज फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा एमएससीआई रीजिक के कुछ इम्पैक्ट भी भारतीय बाजारों पर दिखेंगे। बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और कहां पर वेटेज बढ़ने की उम्मीद जी है? बिल्कुल, जब आप एमएससीआई के एडजस्टमेंट्स की बात करते हो तो पहली बात बता देता हूँ कि अनाउंसमेंट कल सुबह आएगा। बिल्कुल, और जो एडजस्टमेंट है वो 26 नवंबर को होगा। 26 नवंबर में आखिरी आधा घंटा और 40 मिनट में जो ट्रेड में एक्शन होगा। लेकिन कहाँ फ्लोज है कहाँ इनफ्लोज है उस पर हम नज़र रखते हैं। 5 स्टॉक्स ऐड हो सकते हैं एमएससीआई की जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है, और एक बॉर्डर लाइन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा 3 फ्रेश एडिशंस रहेंगे स्मॉल कैप टू स्टैंडर्ड इंडेक्स में। जो प्रोबेबिलिटीज़ है नुवामा और आईएफएल अल्टरनेटिव की, यहाँ पे हाई फ्लोज जहाँ पे एडिशन हो सकते हैं वो है अदानी एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, ओबरॉय रियल्टी, आपका हुआ अल्केम लैब्स, बीएससी, और एक बॉर्डर लाइन की बात करें तो वहाँ पे वोल्टस आता है। इसके अलावा जो है जीएमआर एयरपोर्ट्स और भारत फोर्ज भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। कुछ स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है शामिल हो सकते हैं एमएससीआई की। इसमें नाम है न्यूलैंड लैब्स, ब्रेन बी सॉल्यूशन, ज्योति सीएनसी, ओला इलेक्ट्रिक, जहाँ पे हाईएस्ट इन्फ्लोज देखने मिल सकता है। तो ये अहम चेंजेस है जो एमएससीआई की एक्सपेक्टेशन से इंडिया के ब्रोकिंग हाउसेस कह रहे हैं। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स एमएससीआई रीजिक के चलते भी फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर फोकस करते हैं, और वरुण इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, सबसे पहले टाइटन की ही बात करेंगे। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिन्होंने अपने लक्ष्य घटाए हैं। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती है? डेफिनेटली, तो टाइटन से ही शुरुआत करते हैं। फिर जेफरीज, गोल्डमैन और साथ ही साथ इन्वेस्टेक, इन सब ने अपने प्राइस टारगेट घटा दिया है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर थे, और ख़ासकर ज्वेलरी मार्जिन में जो गाइडेंस का इन्होंने काटा है तो उसका इम्पैक्ट शायद आपको ज़्यादा आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा। जेफरीज ने होल्ड की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 3,600 से काट के 3,400। गोल्डमैन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 3,750 से काट के 3,650, और साथ ही साथ इन्वेस्टेक होल्ड की सलाह दे रहा है, प्राइस टारगेट 4,100 से काट के 3,822 का ये दे रहे हैं। अब बात करते हैं एबीबी की, तो यहाँ पे जेफरीज ने खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन प्राइस टारगेट इन्होंने काट दिया है, 9,230 से काट के 9,050 का दिया है। इनका कहना है कि पिछले क्वार्टर के जो एबिटा थे खासकर अनुमान से थोड़े बहुत कमज़ोर थे। प्राइसिंग पावर और ऑर्डर मिक्स जो है वो थोड़े बहुत सपोर्ट किए हैं ओवरऑल मार्जिन्स को। अगर आप देखेंगे तो FY24 से 26 का जो EPS एस्टिमेट है वो ये अभी भी रिटेन कर रहे हैं। मार्जिन थोड़े बहुत अपसाइड आपको थोड़े बहुत सरप्राइज़ कर सकते हैं, ये इनका कहना है। PB फिनटेक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 1,750 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू कर रही है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा ऑटो सेक्टर पे CLSA की रिपोर्ट है, जहाँ पे इनका कहना है कि रिटेल ग्रोथ जो है फेस्टिवल सीजन में वो अच्छी रही है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत इन्वेंट्री करेक्शन देखने मिला है। डीलर जो है ऑप्टिमिस्टिक है, खासकर 2 व्हीलर्स में अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिल सकती है FY25 में, और पैसेंजर व्हीकल में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने मिल सकती है। फेस्टिवल सीजन रिटेल सेल्स जो है
खासकर सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में अच्छे रहे हैं टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। इसके अलावा जेफरीज की इंडिया स्ट्रैटेजी है, उसमें ये कह रहे हैं कि यूएस में इलेक्शंस के बाद अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट गवर्नमेंट एक बेस केस हो सकता है और यहाँ पे चांसेस है ड्रास्टिक पॉलिसी शिफ्ट के, ये कह रहे हैं। पोटेंशियल अगर रिपब्लिकन स्वीप करते हैं तो सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज जो है वो आपको देखने मिल सकता है। और ट्रंप अगर जीतते हैं तो चाइना प्लस जो है वो एक और बड़ी रियलिटी बन सकती है और इसका इम्पैक्ट ईएमएस, केमिकल्स और केबल्स जैसी कंपनीज जो है वहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। सेलेक्ट ऑटोज जो है थोड़े बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप खास नज़र रखिएगा। बिल्कुल, तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इंडिया स्ट्रैटेजी नोट और टाइटन पर डाउनग्रेड्स और लक्ष्य घटाए गए हैं कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के, जिसके चलते वहां पर भी फोकस रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडियानॉमिक्स के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्लोबली कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन सोने और चांदी पर इसका क्या इम्पैक्ट दिखेगा और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? वेरी गुड मैम। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सोने चांदी में, पिछले 2 सेशन में मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट आज इलेक्शंस में अब तक के जो अपडेट आया है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी तरफ विन की तरफ जा रहा है, बट टू अर्ली टू से राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप जीते चाहे कमला हैरिस, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोल्ड ने इस चीज को फैक्टरिंग कर चुका है और एक करेक्शन का डिप्लॉयमेंट दिखता है। नो डाउट कंसर्न्स है आगे जाके, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को जो स्टोरी रहेगी वो इकोनॉमी को संभालने की रहेगी। तो मुझे लगता है सोने में जो 2-3 दिन से हमने ठहराव देखा है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए भी 78,700 पे बेचना है, 79,000 का फिक्स स्टॉप लॉस, 78,150 का टारगेट रहेगा। चांदी के अंदर भी 95,000 पे बेच के चलेंगे, 95,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 93,600 तक के टारगेट रहेगी। बट ध्यान रखिए वॉलिटिलिटी बुलियंस में बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि अभी तक के पिछले 5 सालों में 10 सालों में ट्रेंड रहा है वो इलेक्शन के बाद लॉन्ग टर्म तेजी रहती है बट गिरावट आती है। जैसे लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री पे हमने 8% का उस मंथ में फॉल देखा था गोल्ड में, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी रहेगी, वॉलिटिलिटी रहेगी बुलियंस में और वॉलेटिलिटी रहेगी बुलियन मार्केट में। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? अमेरिकी इलेक्शंस के चलते उम्मीदें हैं कि शायद ज़्यादा टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं अमेरिकन इंपोर्ट्स पर, वहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, ये डर तो लगा हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट टर्म में देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर हमने स्टार्ट होते हुए देखा था वो एक काफी कंसर्निंग था चाइना के लिए। बट इस वक्त सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज दोनों ही इकोनॉमी फ्रेजाइल लेवल पे है, तो आई डाउट ऐसा कुछ बड़ा हो जाए। सेकेंडली, इसी के लिए 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में चाइना में बैठक भी है, उसी चीज को टैकल करने के लिए इनकेस अगर टैरिफ लगता है तो उसको कैसे हमें हैंडल करना है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि चाइनीज का कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट भी दिख रहा है, तो कॉपर जिंक दोनों में बाय करना है। 855 पे कॉपर बाय करना, 851 का स्टॉप लॉस रखना, 862 का टारगेट रहेगा। वही जिंक के अंदर भी 286 पे लेके चलिए, 283 का स्टॉप लॉस रखिए, 290 का टारगेट रहेगा। बट अगले 2 सेशन में हमको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी मार्केट में बनते हुए दिखेगी, बाजारों में बनते हुए दिखेगी। लेकिन जल्द से ब्रेंट क्रूड पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ब्रेंट क्रूड में आज भी हम देख रहे हैं कि प्राइस $75 के ऊपर मेंटेन है। सबसे इंपॉर्टेंट रहा है ओपेक प्लस के जो स्टेटमेंट है कि जो प्रोडक्शन हाइक है वो अगले महीने हम देखेंगे। चाइना बड़ा फैक्टर रहेगा, डॉलर इंडेक्स में दबाव है जिसके चलते कल भी सपोर्ट आते हुए देखा, आज भी ये कंटिन्यू रहेगा, जहां पे 5980 पे लेके चलना है, 5900 का स्टॉप लॉस रखना है। डोमेस्टिक मार्केट में 6100 से 6150 तक का टारगेट रहेगा। अगेन वॉलिटिलिटी क्रूड में भी अच्छी रहने की उम्मीद है। ये कुछ लक्ष्य जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया अजय समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास, लेकिन जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। 15 अंकों की गिरावट के साथ 24,280 के पास गिफ्ट निफ्टी।